नमस्कार मेरे भाइयों, क्या आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या आप सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं? दो अलग अलग बातें हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो करते रहो, लेकिन अगर लेना चाहते हैं तो आपको अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करना पड़ेगा। आपको अपनी स्ट्रेटजी में वो बदलाव करना पड़ेगा जो बदलाव करने से आपको सरकारी नौकरी लेगी, यानी कि जो आपको सिलेक्शन दिलाएगा। अगर ये वीडियो आप शुरुआत से अंत तक देखेंगे तो काफी हद तक काफी मदद करेगी आपको सरकारी नौकरी के रास्ते को आसान बनाने के लिए। मात्र 6 से 7 महीने इस चीज को अपनाओगे तो सरकारी नौकरी का रास्ता आपके लिए आसान हो जाएगा। देखो, हर कोई इंसान सरकारी नौकरी लेना तो चाहता है, लेकिन हर किसी की लगती तो नहीं है। हर कोई लेना तो चाहता है, हर कोई बच्चा सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहता है, लेकिन हर कोई सरकारी नौकरी नहीं ले पाता। रीजन क्या है? कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लैकिंग करता होगा। लैकिंग क्या है? मान लो मेरे भाई, हम कहीं के जाने के लिए निकलते हैं। मान लो हमने सपोज करो मैं नांगलोई से जाना चाहता हूं पीतमपुरा, तो मैं नांगलोई से निकला कहां जाने के लिए? पीतमपुरा जाने के लिए मैं नांगलोई से निकला। पहले मुझे बताओ, अगर मुझे नांगलोई से पीतमपुरा जाना है तो मैं नांगलोई से पीतमपुरा जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? किसी भी इंसान को अगर नांगलोई से पीतमपुरा जाना है तो सबसे पहले उसे यह देखना पड़ेगा कि पीतमपुरा है कहां पे, मैं यहां पे कैसे जा सकता हूं, यहां पे पहुंचने का क्या क्या माध्यम हो सकता है। सर मैं बस से जाऊंगा तो पीरागढ़ी होते पीतमपुरा चला जाऊंगा। सर मैं बाइक से जाऊंगा तो अंडरपास मंगोलपुरी होते हुए मैं पीतमपुरा चला जाऊंगा। या सर मैं तो मेट्रो से जाऊंगा तो ऐसे इंदरलोक होते हुए मैं पीतमपुरा चला जाऊंगा। कब? जब मुझे पता होगा कि मुझे पीतमपुरा जाना है तो मैं कोई भी साधन अपनाऊंगा, चाहे मैं बस से जाऊं, चाहे मैं बाइक से जाऊं, चाहे ऑटो से जाऊं या मेट्रो से जाऊं। अगर मैं पीतमपुरा जा रहा हूं तो मैं पीतमपुरा पहुंच जाऊंगा। अगर हर कोई इंसान अलग अलग माध्यम अपना रहा है, क्या हर कोई एक टाइम पे पीतमपुरा पहुंचेगा? नहीं। यानी कि पीतमपुरा पहुंचने का समय आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अगर सारे के सारे पीतमपुरा के लिए निकल रहे हैं तो सारे के सारे पीतमपुरा पहुंचेंगे। आगे पीछे जरूर हो सकता है। पीतमपुरा से कहने का मतलब मेरा बच्चों गवर्नमेंट जॉब। अगर हम सारे के सारे सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो अगर और मेरा रास्ता सरकारी नौकरी पे जाने का है तो मैं डेफिनेटली सरकारी नौकरी लूंगा 2-4-6 महीने आगे पीछे। लेकिन मैं निकला कहां जाने के लिए? पीतमपुरा जाने के लिए। लेकिन जैसे ही मैं पीरागढ़ी पहुंचा वहां पे मुझे मेरा कोई दोस्त टकरा गया, मुझे कोई मेरा फ्रेंड टकरा गया। अरे कहां जा रहे हो? मैंने कहा पीतमपुरा जा रहा हूं। तू कहां जा रहा है? यार पीतमपुरा छोड़, एक काम कर मेरे साथ है ना जनकपुरी चल, मुझे जनकपुरी में बहुत अर्जेंट काम है, एक बार वो मेरा काम निपटाते हैं फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगा। अरे नहीं यार मुझे जाना। अरे यार चल ना, कुछ ना हो ना, एक बार मैं चलते, मेरे साथ चल, फिर मैं भी तेरे साथ हो लूंगा। हम उसके साथ अपनी दोस्ती निभाने के लिए जनकपुरी चले जाते हैं, उसका काम करते, पिज्जा पार्टी करते हैं और शाम को वापस कहां पे आ जाते हैं? नांगलोई में आ जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि हम कहां के लिए निकले थे? पीतमपुरा के लिए, और वापस कहीं पहुंच गए? नांगलोई में। यानी कि भाई हजारों बच्चे, लाखों बच्चे हजारों कोचिंग सेंटर में पढ़ के मंजिल पे नहीं पहुंच पाते। सबसे बड़ा रीजन यही रहता है, डिस्ट्रैक्शन, ध्यान भटकना। जब तक आप अपनी दोस्ती के पीछे लगे रहोगे मंजिल पे नहीं पहुंच सकते। बेटा आपको अर्जुन की तरह केवल अपना टारगेट नजर आना चाहिए, सरकारी नौकरी। क्यों? क्योंकि दोस्ती तो ऐसे ही चलती रहेगी मेरे भाई। हर किसी के पास 24 घंटे हैं। उस 24 घंटे को या तो आप अपने गोल के लिए लगा दो या अपने दोस्ती में दाएं बाएं घूमने के लिए लगा दो। और ये उम्र ऐसी है कि हमारा ध्यान भटकता है, जो हमें डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाती है। तो अगर ऐसे करोगे मंजिल पे कभी नहीं पहुंच सकते। समझ आई या नहीं आई? दूसरी क्या है? देखो भाई, सरकारी नौकरी के फॉर्म जो हैं वो निकलते 10th बेस पे, वो निकलते आपके 12th बेस पे, वो निकलते आपके ग्रेजुएशन बेस पे। किसी भी सरकारी नौकरी के फॉर्म जो हैं वो मेरे 3 लेवल पर सरकारी नौकरी के फॉर्म निकलते हैं। और सरकारी नौकरी के फॉर्म निकलते कहां पे? सबसे ज्यादा वैकेंसी आती है भाई आपकी एसएससी में, 10th बेस पे, 12th बेस पे और ग्रेजुएशन बेस पे। फिर वैकेंसी आती रहती है कहां पे सर? फिर वैकेंसी आती रहती है आपकी रेलवे में। वैकेंसी आती रहती है कहां पे मेरे भाई? सर वैकेंसी आती रहती है आपकी बैंकिंग में। वैकेंसी आती रहती है आपकी टीचिंग की पोस्ट के लिए, बहुत सारी वैकेंसी आती रहती है। आप पुलिस के लिए वैकेंसी आती रहती है। दिल्ली में रहते तो DSSB की वैकेंसी आती रहती है, या अन्य कोई स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी फॉर्म भरते हैं वहां पे आप भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट में सरकारी नौकरी के फॉर्म निकलते रहते हैं। बहुत सारे बच्चे इसलिए भी सरकारी नौकरी नहीं ले पाते, वो केवल एक टारगेट बनाते हैं और कोई फॉर्म भरते नहीं। मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसने टीचिंग का डिग्री या डिप्लोमा ले लिया और कोई फॉर्म भरेगा नहीं। उसके लिए सरकारी नौकरी का मतलब केवल टीचिंग की जॉब है, केवल वही नहीं। अगर या तो मैं टीचर लगूंगा नहीं तो मैं सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। नहीं भाई, किसी भी बेस पे, 10th बेस पे, 12th बेस पे, ग्रेजुएशन बेस पे, किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी फॉर्म निकले, अगर आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म भरो।
एग्जाम देकर के आओ। आपका प्राइमरी टारगेट बेशक से कुछ हो, लेकिन जिस दिन भी कोई भी एग्जाम क्वालिफाई होगा ना, कोई भी एग्जाम क्लियर होगा, आपका कॉन्फिडेंस साथ में आसमान पे होगा। अगर मैं ये एग्जाम क्लियर कर सकता हूं तो अगला नंबर इसका। दूसरा, कोई भी एग्जाम क्लियर हो जाए, ज्वाइन करो और अपना लीव ले लो, स्टडी लीव मिल जाती है, और फिर आगे जिस दिन कोई बड़ा एग्जाम क्लियर हो जाए उसको रिजाइन मारो, उसको ज्वाइन करो, कौन रोकता है। लेकिन फॉर्म भरो तो सही, नौकरी लो तो सही। आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए एज लिमिट और क्वालिफिकेशन के अनुसार। कोई फॉर्म नहीं भरना, नहीं सर इनके सिलेबस में कुछ तो चेंज होता होगा, नहीं भाई, आप पेपर चाहे कोई भी दो, चाहे एसएससी का दो, रेलवे का दो, बैंकिंग का दो, टीचिंग का दो, नॉन टीचिंग का दो, पुलिस का दो, डीटीपीएसबी का दो, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम दो, किसी भी सरकारी नौकरी के एग्जाम में क्या क्या आता है? एग्जाम में आता है सर मेरा मैथ्स। क्या आता है? मैथ्स। जिसको मैथ्स आया सरकारी नौकरी आई। और मैथ्स भी एक अर्थमेटिक होता है, एक आपका एडवांस होता है, और ये 10th क्लास तक के मैथ्स होते हैं, केवल 10th क्लास तक का मैथ्स होता है, बस क्वेश्चंस का लेवल अप हो जाता है। और हमें अपनी जो तैयारी का जो लेवल लेके जाना है वो लेके जाना बेटा, सबसे बड़ा वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम माना जाता है, वो माना जाता है सीजीएल का। अगर आपने अपनी तैयारी सीजीएल लेवल की कर ली ना, अगर आपने अपनी तैयारी सीजीएल लेवल की कर ली, सारे फॉर्म ऑटोमेटिक आप क्लियर करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, सारे के सारे फॉर्म आप भर पाओगे। क्योंकि ध्यान रखना, अगर कोई भी एग्जाम होता है ना मेरे भाई, तो उसमें जो 70% जो क्वेश्चन होते हैं, 70% क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं। ये बच्चा, कोई भी बच्चा, कोई भी ठीक ठाक सा बच्चा, कोई भी थोड़ा बहुत पढ़ने वाला बच्चा इन सवालों को कर देता है। उसमें फिर जो 20% जो क्वेश्चन होते हैं ना भाई, वो होते हैं आपके मॉडरेट लेवल के। मॉडरेट का मतलब ये है कि जो इससे ऊपर होते हैं, इससे थोड़े से ऊपर होते हैं, मध्यम टाइप के जो होते हैं। और जो 10% जो क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं हार्ड, डिफिकल्ट, ठीक ठाक लेवल के, यानी कि बात करें क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं। ये क्वालिटी इनकी ठीक ठाक होती है, अच्छी खासी क्वालिटी होती है। ये कोई भी बच्चा कर लेता है, लेकिन जो बच्चा यहां तक की सवाल करेगा उसका सिलेक्शन होगा। इसलिए हमें अपनी तैयारी का लेवल अप रखना है, हमें अपनी तैयारी का अप रखना, ताकि सारे के सारे एग्जाम में क्लियर कर सकूं। होता क्या है, ध्यान रखना, चाहे कोई टीचर है या स्टूडेंट है, इन्हीं सवालों में खुश है, चाहे यूट्यूब पे पढ़ रहा है या ऑफलाइन क्लास ले रहा है, क्योंकि टीचर भी भड़क नहीं लेना चाहता। उसको पता है कि बच्चे इन्हीं में पढ़ के खुश हैं, तो मैं भी ज्यादा अप लेवल के क्यों क्वेश्चन करवाऊं। तो इन्हीं में बच्चा भी खुश है, इसी को पढ़ाने में टीचर भी खुश है। लेकिन फीलिंग मिलती है, केवल खुशी मिलती है, नौकरी नहीं मिलनी। अगर आपको खुशी लेनी है तो ये लो और मौज लो, लेकिन अगर नौकरी लेनी है तो बेटा नौकरी तब मिलेगी, इसके साथ साथ में जब तक आप इन सवालों के लेवल तक नहीं पहुंचोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। फीलिंग लेनी है या नौकरी लेनी है, आपको डिसाइड करना है। नौकरी लेनी है तो मेरा लेवल ये होना ही चाहिए, यानी कि मेरा टारगेट होना चाहिए सीजीएल की तैयारी। जब सीजीएल की तैयारी हो जाएगी तो बाकी सारे के सारे क्वेश्चन, बाकी सारे के सारे एग्जाम ऑटोमेटिक इसमें कवर हो जाते हैं, क्योंकि इससे बाहर कोई भी सिलेबस नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम ऐसे होते हैं जिसमें अर्थमेटिक की वेटेज ज्यादा होती है, एडवांस की कम होती है। जैसे कि टीचिंग के एग्जाम की मैं बात करूं, उसमें एडवांस मैथ नहीं आता लेकिन अर्थमेटिक आ जाता है। अगर मैं बैंकिंग के एग्जाम की बात करूं, उसमें एडवांस नहीं आता लेकिन अर्थमेटिक आ जाता है। लेकिन अगर मैं सीडीएस के एग्जाम की बात करूं, उसमें एडवांस ज्यादा आ जाता है, अर्थमेटिक कम होता है। लेकिन अगर मैं एसएससी के सीजीएल की बात करूं, दोनों होते हैं, दोनों की सेम वेटेज है, दोनों को सेम पढ़ना है। समझ आई या नहीं आई? तो इसलिए हमारी तैयारी का लेवल ये होगा तो सारे एग्जाम उसमें कवर हो जाएंगे। दूसरा क्या होता है, किसी भी एग्जाम में क्या आती है मेरी, इंग्लिश। इंग्लिश के भी क्या आते हैं, एक उसमें ग्रामर वाला पार्ट्स, क्या क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस, वॉइस और नरेशन, ये ग्रामर का पार्ट होता है। वकैब, वकैब में क्या होता है मेरे भाई, आपको पता ही होगा, सिनोनिम हो गया, आपका एंटोनिम हो गया, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गया, और इसमें क्या हो जाता है, और इसमें आ जाता है आपका स्पेलिंग टेस्ट। किसी भी एग्जाम में हमारा जो वकैब आती है, तीन चीज आती है। कॉम्प्रिहेंशन में क्या होते हैं, एक उसमें आते हैं आपका आरसी, जिसको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। एक क्या आ जाता है, एक आ जाता है इसमें आपका क्लोज टेस्ट, और एक क्या होता है भाई, एक होता है आपका जंबल्ड सेंटेंसेस या सेंटेंस रीअरेंजमेंट। इससे बाहर इंग्लिश का कोई सिलेबस नहीं होता, चाहे कोई भी एग्जाम है। अगर किसी भी एग्जाम में अगर इंग्लिश आती, इससे बाहर हमारा सिलेबस नहीं होता। हमने ये पढ़ना है। जीके, जीके में हमें पता ही है हमें क्या पढ़नी है, हिस्ट्री, जो अपने 10th क्लास तक पढ़ी वही हिस्ट्री आनी होती है। ज्योग्राफी, नदी पहाड़, ये सभी कुछ होता है इसमें। पॉलिटी, आपका संसद, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी मिलती है। जो हमारे एक नेता हैं वो अपने हाथ में हमेशा चलते रहते हैं, संविधान की रक्षा करेंगे, संविधान की रक्षा करेंगे, ऐसे करते रहते हैं। पॉलिटी, एक उसमें आते इकोनॉमी। ये चार पार्ट होते हैं।
इसके साथ साथ में उसमें एक चीज और हो जाती है, जनरल साइंस, ये केवल 10th क्लास तक की होती है। सर मैंने 11th 12th में साइंस नहीं पढ़ा, अरे भाई 10th क्लास तक का सिलेबस है, चाहे कोई भी एग्जाम दो। मैथ्स भी 10th क्लास तक का है, जीके भी 10th क्लास तक की है, और आपका इंग्लिश भी ये है, और आपका जीके भी यही है। एक होते इसमें स्टैटिक जीके, और एक इसमें आती है करंट अफेयर, यानी कि आज के सिनेरियो में देश विदेश में क्या चल रहा है, कहां पे क्या चेंजेस हुई है। फिर के इसमें आगे क्या आपका रीजनिंग, वर्बल और नॉन वर्बल। इससे बाहर किसी भी सरकारी नौकरी का हमारा कोई सिलेबस नहीं होता, 90% यही होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जैसे कि टीचिंग का हो गया, स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम देते हैं, उसमें क्या आ जाता है आपका हिंदी, और क्या आ जाता है आपका कुछ ऐसे एग्जाम हो जिसमें कंप्यूटर आ जाता है, चाहे आपका एसएससी का एग्जाम हो, बैंकिंग का एग्जाम हो, DSSB का एग्जाम हो, जैसे दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर वो क्या होगा, अगर आपका टीचिंग का एग्जाम, उसमें CDP आ जाती है और EVS आ जाता है। इससे बाहर किसी भी सरकारी नौकरी का हमारा कोई भी सिलेबस नहीं होता, हमने ये पढ़ना है। और इसमें भी बल्कि ये केवल टीचिंग के एग्जाम, ओनली टीचिंग के एग्जाम है, बाकी सभी कुछ पढ़ना है। अरे जब हमने सब कुछ पढ़ना ही है और सारा का सारा सिलेबस ही इतू सा सिलेबस है, दुनिया का सबसे आसान काम है आज के दिन सरकारी नौकरी लगना। बस अपनी रूटीन को चेंज करना, हैबिट को चेंज करना है। दिक्कत क्या है, आजकल के बच्चों का दोस्त है मोबाइल, इसके बगैर ना ही तो नींद आती, ना ही इसके बगैर कोई दूसरे काम होते। सोते वक्त, जागते वक्त, हर कुछ काम करते समय मुझे मोबाइल। भाई मोबाइल आपका दोस्त भी है और मोबाइल दुश्मन भी। हमने केवल मोबाइल को दोस्त बनाना है, दुश्मन नहीं बनने देना है। दोस्त बनाने का मतलब है जब मुझे मोबाइल का काम होगा, कब, पढ़ाई के लिए मुझे मोबाइल यूज करना है, टेस्ट लगाने के लिए मुझे मोबाइल यूज करना है, और मैंने मोबाइल का यूज नहीं करना। दोस्ती दूर रखनी है, अपना केवल टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है। वो सारे बच्चों को लगता है कि सर सरकारी नौकरी की पढ़ाई का ना सिलेबस बहुत ज्यादा है। नहीं, सरकारी नौकरी की पढ़ाई का सिलेबस ही आपके सामने हो, 10th क्लास तक का पढ़ा, जो आपने ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ, उसी को थोड़ा सा अलग तरीके से, अलग माइंडसेट से पढ़ना है। क्योंकि पहले हम पढ़ते थे पास होने के लिए, अब हम पढ़ेंगे नौकरी लेने के लिए। चीजें वही हैं। अरे जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो मुश्किल कहां है, पढ़ करके तो पास होकर के यहां पे आए हैं, मुश्किल नहीं है। मुश्किल है अपना माइंडसेट को चेंज करना। सिलेबस ज्यादा नहीं है, सिलेबस आपको ज्यादा इसलिए लगता है। एक बार बताओ, आप जैसे कि सपोज करो मैं टॉपिक पढ़ रहा हूं, टॉपिक का नाम है मेरा परसेंटेज, ठीक है भाई, टॉपिक का नाम है मेरा परसेंटेज। अब मैंने परसेंटेज की एक अपनी क्लास देख ली पूरी की पूरी, कहीं से भी मैंने पढ़ लिया। आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, चाहे BS कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे हो या और कहीं पढ़ रहे हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो या ऑनलाइन पढ़ रहे हो, आपने परसेंटेज की एक क्लास देख ली। उस एक क्लास देखने के बाद में इसी को बार बार करने से आपका काम होगा, या एक ही चीज को 20 अध्यापकों के पढ़ने से, ये देखने से होगा। आजकल के बच्चों की सबसे बड़ी समस्या ये होगी, वो किसी एक टीचर पे भरोसा नहीं करते। भाई अपना 1 या 2 टीचर बना लो और उन्हीं का पक्का कर लो, बाकी 20 जगह करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि ओपन मार्केट हो चुकी है और आजकल के बच्चों का अट्रैक्ट होते हैं, कहीं के भी नहीं रहते। अपना एक जगह कर लो और उसी को पक्का कर लो। 20 चीज इकट्ठी करने के बजाय एक ही चीज को 20 बार करोगे, 20 बार पढ़ोगे, तब जाकर के वो चीज पक्की होगी। समझ आई या नहीं आई? आजकल के बच्चे इस मास्टर का ही पढ़ लूं, उस मास्टर का ही पढ़ लूं, किसी का नहीं कर पाएगा। सिलेक्शन जब होगा जब खुद करके नहीं देखेगा। क्योंकि मास्टर तो वीडियो में पढ़ा ही रहा है, कोई भी मास्टर मेहनत करता है, कोई भी टीचर मेहनत करता है अपनी तरफ से, कोई भी कमी नहीं छोड़ता। कोई भी टीचर गलत नहीं है, कोई भी अगर वो पढ़ा रहा है ना, अपने कंटेंट के ऊपर पकड़ है तभी पढ़ा रहा है। क्योंकि जब तक उसके कंटेंट के पकड़ नहीं होगी तो पढ़ाएगा क्यों? पढ़ाने आने से पहले कोई भी टीचर पहले पढ़ के आता है। जब पढ़ के आकर के आपको पढ़ा रहा है यानी कि उसको जानकारी तो है। लेकिन आपको डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। मुझे क्या 20 टीचर से पढ़ना है या एक ही टीचर का 20 बार पढ़ना है? हर टीचर बढ़िया पढ़ाता है, आप उस टीचर से पढ़ो, उस टीचर का चुनाव करो जो आपके लिए बेहतर हो, जो जिसका पढ़ाया हो आपको समझ में आता है। एक बार चुनाव कर लो, उसके बाद में बस उसके प्रति समर्पित हो जाओ। और जैसे टॉपिक कंप्लीट हो जाए, टॉपिक कंप्लीट होते ही इसके PYQ लगाओ इस पर्टिकुलर टॉपिक के, और फिर अपने मॉक लगाने लग जाओ। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो दाएं बाएं नहीं भटकना, एक ही चीज को पढ़ना है, बार बार पढ़ना। लिमिटेड सिलेबस है लेकिन उसके वहां पढ़ो जहां पे पढ़ा हुआ आपको समझ में आता है। अगर BS कोचिंग सेंटर में आना है तो ये हमारा नंबर है, नंबर इसमें मैं लिख देता हूं 991-092-0358। ये हमारा नंबर है, आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। यहां पे हम क्या करते हैं बच्चों के साथ, 4 से 5 घंटे की डेली हमारी क्लास होती है। क्लास के जस्ट बाद में लंच ब्रेक दिया ताकि थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए, और उसी दौरान आपको मोबाइल का यूज करने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद में फिर 3 से 4 घंटे
फिर 3 से 4 घंटे आपको होमवर्क करना है, रिवीजन करना है। और अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट आता है तो डाउट दूर करने के लिए हमेशा बेटा टीचर्स की टीम आपके साथ अवेलेबल रहती है। तो यहां पर भी यानी कि पढ़ने के बाद में होमवर्क किया, रिवीजन किया, कोई डाउट आया डाउट पूछ लिया, सिलेक्शन अपने आप होगा। उसके बाद में अगर कोई फोर्स का एग्जाम देते हैं तो फिजिकल के लिए, ट्रेनिंग के लिए, सर उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिजिकल की ट्रेनिंग भी हम यहाँ पे खुद दिलवाते क्लास के बाद में 5 से 7 के बीच में फिजिकल, और 7 बजे अपने घर जाकर के खा पी करके सो जाओ। अगले दिन सुबह उठ करके आ जाओ। सुबह 8 बजे से लेकर के 5 बजे का ये लगातार प्रोसेस होता है। 8 से 9 घंटे डेली हमें पढ़ाई करनी है, अपने टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, दाएं बाएं भटकना नहीं है, तभी सिलेक्शन होगा। माइंड को सेट करो, शांत करो कि मुझे नौकरी लेनी है तो मिलेगी कैसे। समझ आया? गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।